हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज हम बात करेंगे एक कार्ल मार्क्स के नए सिद्धांत के बारे में जिसका नाम है ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं थियरी ऑफ हिस्टोरिकल मेटरनिज्म। यह सोशोलॉजी चाहे यूजी हो चाहे पीजी हो, स्पेशली पीजी जो एमए सोशोलॉजी कर रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस भी कवर करता है और ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, उसमें पढ़ाया भी जाता है। दैन दूसरी कि कार्ल मार्क्स का आप सिद्धांत तो पढ़ते हैं, बीए में भी पढ़ते हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स से और भी सिद्धांत पढ़ते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो सिद्धांत है ये स्पेशली एमए में काम आते हैं। दैन दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि ये कंपटीशन में हमेशा पूछा जाता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया, भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया, आदर्शात्मक द्वंद्वात्मक का सिद्धांत किसने दिया, और भौतिकवाद या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया। ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। इनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या नाम है कि कार्ल मार्क्स की ही थियरी है, फेरोबैक की भी थियरी है। मैंने उसका भी एक लेक्चर, छोटा सा एक वीडियो लेक्चर के रूप में भी मैंने अपलोड कर दिया हूँ। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये भी कार्ल मार्क्स की थियरी है। तो आज हम किस संदर्भ में दिए थे ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, किस संदर्भ में दिए थे, क्योंकि कोई भी सिद्धांत होता है तो या तो समाज के सापेक्ष होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा समाज के सापेक्ष ही ये सिद्धांत दिए जाते हैं, लेकिन ये किस परिप्रेक्ष्य में दिया गया था, तो हम इसके बारे में एक आपको चर्चा कर रहे हैं। कार्ल मार्क्स ने यह सिद्धांत पूंजीवाद समाज के उद्विकास के संबंध में प्रतिपादित किया था। ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत जो है कि कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी समाज के संदर्भ में दिया था। दिस इज क्लियर। कार्ल मार्क्स ने यह सिद्धांत पूंजीवादी समाज के उद्विकास के संदर्भ में प्रतिपादित किए थे। यह उद्विकास सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। यह उद्विकास सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि इतिहास प्लस भौतिकवाद, जिसे हम ऐतिहासिक भौतिकवाद कहते हैं, उसका नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि इतिहास प्लस भौतिकवाद, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि बीते हुए समाजों की भौतिकवाद के आधार पर व्याख्या करना ही ऐतिहासिक भौतिकवाद कहलाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि बीते हुए समाजों की भौतिकवाद के आधार पर व्याख्या करना ही ऐतिहासिक भौतिकवाद कहलाता है। यह पहले भौतिकवाद की व्याख्या करते हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सबसे पहले हम भौतिकवाद की व्याख्या करते हैं। इनके अनुसार प्रत्येक समाज की दो संरचनाएं होती है, जिसे हम एक कहते हैं अधोसंरचना, दूसरा अधिसंरचना। इंग्लिश में हम कहते हैं कि अधोसंरचना को सब स्ट्रक्चर या कभी कभी इसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहा जाता है, और अधिसंरचना को हम सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। तो सपोज करिए कि मैं फिर एक बार एग्जांपल दे रहा हूँ कि सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर क्या होता है। एक मकान होता है। एक मकान का जब हम निर्माण करते हैं तो सबसे पहले फाउंडेशन का हम निर्माण करते हैं। वो फाउंडेशन ही जो आर्थिक व्यवस्था के आधार पे था, उसको एक दूसरे सोसाइटी में आर्थिक व्यवस्था के आधार पे माना जाए, तो जब हम मकान बनाते हैं तो मकान का सबसे पहले हम फाउंडेशन बनाते हैं। और फाउंडेशन जो नींव होती है, जितनी मजबूत होगी, जितना सबसे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करेंगे और जितना ज़्यादा मजबूत होगी, उसी के अकॉर्डिंग उस मकान की लाइफ भी सबसे ज़्यादा होगी। अगर फाउंडेशन बहुत मजबूत है तो आप 2 महला 3 महला मकान बनाएंगे और उसकी लाइफ भी आपकी लंबी रहेगी। इसीलिए कहा जाता है कि नींव में सबसे ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। जिनको अगर अच्छी से अच्छी मकान, मजबूत से मजबूत मकान बनाना है तो फाउंडेशन को ही सबसे पहले प्रायोरिटी की जाती है। मकान तो कोई भी बना सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फाउंडेशन में जो पैसा खर्च होता है, क्योंकि हर कोई मकान की लाइफ 50 साल 100 साल होती है, कोई 200 साल का टारगेट रख के बनाता है, तो ये चीज़ें डिपेंड करती है। तो जो नींव का काम करती है वो हमारा सब स्ट्रक्चर है, और जो मकान का पिलर हुआ, दीवार हुआ, छत हुआ, ये सारे जो सब
अन्य सभी जो व्यवस्था है, ये सारे जो आते हैं सुपर स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। जो मकान का जो नींव का काम करता है वो सब स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम हिंदी में अधोसंरचना कहते हैं। और जो उसके चारों तरफ से जो रूप डिजाइन की जाती है, पिलर हुआ, दीवार हुआ, छत हुआ, ये सारे जो है अधिसंरचना के अंतर्गत, सुपर स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। अब कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत ही उत्पादन की प्रणाली, जिसे इंग्लिश में मोड ऑफ प्रोडक्शंस कहते हैं, वो कहते हैं कि आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत ही उत्पादन की प्रणाली आती है, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत ही तो उत्पादन की प्रणाली आएगी। और उत्पादन की जो प्रणाली है, उत्पादन की प्रणाली के अंतर्गत उत्पादन के साधन, क्योंकि उत्पादन की प्रणाली के अंतर्गत उत्पादन के साधन और उत्पादन के संबंध भी पाया जाता है। क्योंकि जब उत्पादन की प्रणाली होगी तो उसी के अंतर्गत उत्पादन के साधन भी होगा, और जब उत्पादन के साधन होगा तो उसके साथ साथ उत्पादन के जो संबंध है वो भी तो पाया जाएगा। तो इसलिए कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि उत्पादन प्रणाली के अंतर्गत उत्पादन के साधन और उत्पादन के संबंध पाया जाता है। अतः कार्ल मार्क्स से कहने का तात्पर्य यह है कि जब उत्पादन के साधन में परिवर्तन आता है तो लोगों की आपसी संबंध, अर्थात उत्पादन के संबंध में भी परिवर्तन आता है। वो कहते हैं कि जब उत्पादन के साधन में परिवर्तन आता है तो लोगों के आपसी संबंध अर्थात उत्पादन के संबंध में भी परिवर्तन आता है। तो संपूर्ण उत्पादन प्रणाली में भी परिवर्तन आता है। तो उनके कहने का मतलब ये है कि, एक बार फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ, कि उत्पादन के साधन में जब परिवर्तन आता है तो लोगों के आपसी संबंध अर्थात उत्पादन के संबंध में भी परिवर्तन आता है। तो संपूर्ण उत्पादन प्रणाली में भी परिवर्तन आ जाता है। और जब संपूर्ण उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है तो संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था में भी परिवर्तन आता है। और जब आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन आता है तो संपूर्ण समाज में परिवर्तन आता है, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था ही समाज में परिवर्तन लाने का एकमात्र कारण है। उनके टोटल कहने का मतलब यह है कि आर्थिक व्यवस्था ही समाज में परिवर्तन लाने का एकमात्र कारण है। यही कार्ल मार्क्स का आर्थिक निर्धारणवाद या भौतिकवाद का सिद्धांत है। आगे ने ये तो आपको बता दी, उनको जो उन्होंने सिद्धांत दिया था उन्होंने बताया। फिर कार्ल मार्क्स ने आगे स्टडी और भी करते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास में 4 प्रकार के समाज पाए जाते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास में 4 प्रकार के समाज पाए जाते हैं। पहला आदिम समाज, दूसरा प्राचीन समाज, तीसरा सामंतवादी समाज, चौथा पूंजीवादी समाज। क्योंकि हम समाज की बात करते हैं, सोसाइटी की, तो उसमें अंतर 4 सोसाइटी के अंतर आती है। अब ये चीज़ देखना है कि किस समाज में कौन सी आर्थिक व्यवस्था पाई जाती थी, किस समाज में नहीं पाई जाती थी, और किस समाज में मतलब कितने हाईटेक की क्या नाम है मशीनीकरण की जो निर्माण हुए थे या फैक्ट्री बड़े बड़े, तो किस समाज में वो पूंजीवाद समाज की बात करते थे। तो ये देखना है कि किस समाज में कौन सी प्रणाली उत्पादन साधन पाए जाते थे या नहीं पाए जाते थे, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। एक एक सोसाइटी को लेके मैं डिटेल से आपको जानकारी भी दूंगा और उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास भी करेंगे। आदिम समाज की बात करते हैं। आदिम समाज में मानव झुंड बनाकर रहते थे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब धरती का निर्माण हुआ तो उसी समय सभी कुछ का निर्माण हुआ। वन्य जीव, जंतु, पेड़ पौधे, सभी प्रकार के निर्माण हुए। तो जब धरती पे मानव आया, उस समय की बात की जा रही है आदिम समाज, क्योंकि हमारा सबसे पहला जो सोसाइटी थी वो आदिम समाज ही थी। आदिम समाज में मानव हमेशा झुंड बना के रहते थे, क्योंकि इसमें कोई वर्ग नहीं पाया जाता था। सभी के मध्य
भाईचारे का संबंध पाया जाता था। सभी के कार्य योग्यता और क्षमता के अनुसार बढ़े थे। लेकिन इससे पहले का मैं ये दूं कि उस समय उत्पादन के साधन नहीं पाए जाते थे, इसलिए कोई उनके बीच संघर्ष भी नहीं पाया जाता था। बस ये है कि वो इतना उनको तीन चीज़ लेके आए थे, जन्म के साथ लेके आए थे, कि बड़े विशाल जानवरों को अगर मारना है या हमला करना है तो हम सभी मिल के कर सकते हैं। छोटे जानवरों को अगर मारना है तो हम सिंगल ही लड़ सकते हैं। उस समय इतना ज़्यादा भी क्या नाम है कि उनके अंदर बौद्धिक विकास नहीं हुआ था। बट हम लेकिन देखते हैं कहीं ना कहीं वो झुंड बना के रहते थे। मैंने कहा सुरक्षा, काम, वासना, सुरक्षा, काम, ये तीन चीज़ जो लेके आए थे। तो कहने का मतलब ये है कि उनमें बौद्धिक वर्ग बहुत कम पाए जाते थे। उत्पादन के साधन तो बिल्कुल नहीं थे। तो इसलिए उनके कहने का मतलब ये है कि इसलिए आदिम साम्यवादी समाज भी कहा जाता था इसे कभी कभी, क्योंकि जब तक उत्पादन के कोई साधन नहीं थे तब तक यह आदिम समाज, आदिम साम्यवादी समाज के रूप में विद्यमान थे। किंतु जैसे ही उत्पादन के साधन के रूप में पत्थर के औजार का निर्माण हुआ, वैसे ही लोगों के संबंध में भी परिवर्तन हो गया। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब उत्पादन के संबंधों में परिवर्तन हो गया, जहाँ कल तक भाईचारे के संबंध में पाए जाते थे, वहीं पत्थर के औजार रूपी उत्पादन के साधन के माध्यम से मालिक और दास के संबंध पाए जाते थे। ये सिंपल सी बात है कि जब सबसे पहले उन्होंने पत्थर के औजार का निर्माण किया तो उस समय जो भाईचारे के संबंध पाए जाते थे, और जब पत्थर के औजार जब निर्माण हो गया, सब कुछ हो गया, उसका यूज़ भी हो गया, तब उस समय जो है कि उसके माध्यम से जो पत्थर के औजार थे, जो एक उत्पादन के साधन का एक हथियार माना जाता था, उस समय उनके बीच उस माध्यम से मालिक और दास की जो है संबंध विद्यमान हो गए। और जब उत्पादन के साधन और संबंध दोनों में परिवर्तन हो गए, जब कहने का मतलब ये है कि जब उत्पादन के साधन और संबंध दोनों में परिवर्तन हो गए तो संपूर्ण उत्पादन प्रणाली परिवर्तित हो गए। जब संपूर्ण उत्पादन के साधन या जब संपूर्ण उत्पादन प्रणाली और परिवर्तित हो गए तो संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था भी परिवर्तित हो गई, तब संपूर्ण समाज भी परिवर्तित हो गया। अतः इसे ही हम आदिम समाज या प्राचीन समाज के रूप में परिवर्तित हो गया। उनके कहने का मतलब ये था कि जब पत्थर के औजार निर्माण हो गए तो पत्थर के औजार जो थे उत्पादन का एक आधार माना गया, और उसी के बेस पे उसको मालिक और दास का जो है एक संबंध विद्यमान स्थापित हो गए। जब मालिक और दास की जब वो हो गए तो उत्पादन के जो साधन थे, पत्थर के औजार, और जो संबंध थे उसमें भी परिवर्तन हो गया। जब उसमें परिवर्तन हो गया तो उत्पादन की जो प्रणाली थी उसमें भी परिवर्तन हो गया। जब वो परिवर्तन हो गया तो संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था भी परिवर्तन हो गया। जब संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था भी परिवर्तित हो गया तो हम कह सकते हैं कि संपूर्ण समाज में भी परिवर्तन आ गया। इसलिए इसे हम आदिम समाज या प्राचीन समाज के रूप में हम इसे जानते हैं। ये था आदिम समाज या प्राचीन समाज। दूसरा हम बात करते हैं प्राचीन समाज, क्योंकि लास्ट में जब उन्होंने सब कुछ कर दिया, उत्पादन के साधन बढ़े, तो प्राचीन समाज का ही रूप वो धारण कर लिया था। तो हम इसके प्राचीन समाज में पहले पत्थर के औजार के उत्पादन के साधन थे, मालिक और दास का संबंध भी पाए जाते थे। परंतु जैसे ही भूमि उत्पादन के साधन के रूप में प्रयोग होने लगी, जैसे ही भूमि के उत्पादन के साधन के रूप में प्रयोग होने लगी, वैसे ही लोगों के संबंध भी बदल गए। इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा
प्राचीन समाज में उन्होंने कहा कि प्राचीन समाज में पहले पत्थर के औजार के रूप में उत्पादन के साधन थे, जहाँ मालिक और दास के संबंध भी पाए जाते थे। लेकिन जैसे ही भूमि के उत्पादन के साधन के रूप में प्रयोग होने लगी, वैसे ही लोगों के संबंध भी बदल गए, जहाँ जमींदार और किसान दो वर्ग बन गए। जब उत्पादन के साधन और संबंध दोनों बदल गए तो संपूर्ण उत्पादन प्रणाली भी परिवर्तित हो गई, और उत्पादन प्रणाली परिवर्तित हुई तो संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था भी परिवर्तित हो गई, और फिर संपूर्ण समाज परिवर्तित हो गई तो प्राचीन समाज सामंतवादी समाज के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसे हम तीसरा सामंतवादी समाज के रूप में जानने का प्रयास करेंगे। उन्होंने जो दूसरा था प्राचीन समाज, उन्होंने कहा था कि जब प्राचीन समाज में पत्थर के औजार के निर्माण उत्पादन के साधन के रूप में विकसित हुए तो मालिक और दास के रूप में एक संबंध ही पाए जाते थे, और फिर लेकिन जैसे ही उत्पादन के साधन के रूप में भूमि का प्रयोग होने लगी, वैसे ही लोगों के संबंध भी बदल गए, जहाँ एक तरफ जमींदार और दूसरी तरफ किसान दो वर्ग पाए जाते थे। इसलिए वहाँ भी उत्पादन के जो साधन और संबंध दोनों में परिवर्तित हो गए। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो संपूर्ण उत्पादन की जो व्यवस्था थी उसमें भी परिवर्तित हो गई, अर्थात कहने का मतलब है कि संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था में भी परिवर्तित हो गई, और फिर संपूर्ण समाज में भी परिवर्तित हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राचीन समाज सामंतवादी समाज के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसे हम तीसरा सामंतवादी समाज के रूप में जानने का प्रयास करेंगे। सामंतवादी समाज, सामंतवादी समाज में उत्पादन के साधन जब भूमि में परिवर्तित होकर बड़ी बड़ी मशीनें और उद्योग बन गए तो लोगों के संबंध भी बदल गए, और पूंजीपति और सर्वहारा दो वर्ग बन गए। जब उत्पादन के साधन और संबंध दोनों बदल गए तो संपूर्ण उत्पादन प्रणाली बदल गई, और जब उत्पादन प्रणाली परिवर्तित हो गई तो संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था परिवर्तित हो गई। तब संपूर्ण समाज परिवर्तित हो गया, और सामंतवादी जो समाज था वो पूंजीवादी समाज में परिवर्तित हो गया, और इस प्रकार समाज का विकास हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि सामंतवादी समाज में उन्होंने जब सामंतवादी समाज में जब उत्पादन के साधन में जब भूमि से परिवर्तित होकर बड़ी बड़ी मशीनें और उद्योगों में स्थापित हो गए तो लोगों के संबंध भी बदल गए, जहाँ दो वर्ग पाए जाते थे, एक पूंजीपति वर्ग, दूसरा सर्वहारा वर्ग। जब उत्पादन के साधन और संबंध दोनों बदल गए तो संपूर्ण उत्पादन प्रणाली भी बदल गए, और जब उत्पादन प्रणाली परिवर्तित हो गई तो संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था परिवर्तित हो गई, और तब संपूर्ण समाज परिवर्तित हो गया तो सामंतवादी समाज से पूंजीवादी समाज में परिवर्तित हो गया, और इस प्रकार के पूंजीवाद को समाज का विकास माना जाता था। चौथा मैंने क्लियर कर दिया पूंजीवाद, लेकिन उन्होंने तीनों की बात की थी, लेकिन चौथा भी उन्होंने किया था। तो ये थी कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। अब हम आते हैं निष्कर्ष, क्योंकि हर सिद्धांत का कोई न कोई निष्कर्ष होता है। तो उन्होंने किस प्रकार से निष्कर्ष दिया होगा? कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स ने अपने इस सिद्धांत द्वारा बीते हुए समाजों की व्याख्या भौतिकवाद के आधार पर समाजों में पाए जाने वाले वर्गों की व्याख्या तथा पूंजीवाद के समाज के विकास का वर्णन किया। ये थी कार्ल मार्क्स की भौतिकवाद का सिद्धांत। तो आप इसको जरूर पढ़ने की कोशिश करिएगा। मैंने पहले भी कहा कि इससे रिलेटेड एक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत मैंने एक वीडियो लेक्चर के रूप में अपलोड हो चुका है,
आप चाहे तो देख सकते भी हैं, उसको सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। और एक चीज़ मैं बार बार ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक कोई वीडियो आपको एक हवा की तरह लगेगी। कुछ पल के लिए अच्छा लगेगा, फिर बाद में आपको दिमाग से स्लिप हो जाएंगी सारी बातें। जब आप किसी चीज़ के बारे में, अगर आपको सपोज करिए कि आपको कहीं विजिट करना है, कभी घूमने जाना हो, आप वैसे जगह की चूज करना चाहते हैं, सपोज करिए कि आपको एमपी में उज्जैन महाकाल मंदिर का दर्शन करना हो, उसके बारे में चूज करेंगे कि मध्य प्रदेश में उज्जैन पड़ता है, उज्जैन एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ महाकाल की नदी मंदिर है, वहाँ क्षिप्रा नदी पाई जाती है। क्षिप्रा नदी के जस्ट किनारे क्या नाम है, महाकाल की मंदिर है, वहाँ एक तरफ से देखा जाए तो कुंभ भी लगता है। लेकिन कहने का मतलब ये चीज़ें तब जब इसके बारे में आप जानेंगे, और इसके बारे में कुछ भी आप जान सकते हैं। मैंने पहले भी कहा कि गूगल बाबा और यूट्यूब अंकल को कभी मत छोड़िएगा, कहीं भी रहिए। कुछ चीज़ आपको नहीं समझ में आती, दोनों पे सर्च करिए, कुछ चीज़ें पा सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि 100% चीज़ें सब कुछ मिल सकता है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा अगर जानकारी है या फिर विजिट करते हैं तो शायद आपका वो जो घूमने का नज़रिया है काफ़ी इंटरेस्ट हो जाएगी आपकी। जिस चीज़ के बारे में आप नहीं जानेंगे उसके बारे में क्या पता चलेगा। कोई भी आपको गाइड मिल जाए या फिर आपको समझा दे, जी 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 मतलब हाँ जी यही चलती रहेगी, लेकिन इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। आप उस चीज़ को रोमांचक बनाना चाहते हैं कि नहीं, मेरा ये घूमने का जो डेस्टिनी है, मैं इसको एक अच्छे तरह से इंजॉय करना चाहता हूँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप गूगल बाबा में सर्च करके पढ़ लेंगे तो आपको शायद बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच आप सभी को जुड़ने के लिए, धन्यवाद।